हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को, एक ऐसे पार्ट को छेड़ने वाले हैं जिस पोर्शन पे अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत घबराते हैं, डर लगता है उनको इस पोर्शन पे आते हुए, बट डर के आगे जीत है। तो हमने क्या करना है, आज एक ऐसे ही टॉपिक को डिस्कस करना है। ऐसे ही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, अगर मैं कहूँ कि 12th के पोर्शन से जो पार्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस चैप्टर की बात आज करने वाला हूँ। अच्छा, इस टॉपिक को हम पढ़ते तो 10th से आ रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, चीज़ों को हमने कॉन्सेप्चुअल नहीं समझा होता है, हमने एक्चुअली चीज़ों को रट लिया होता है। तो चीज़ें रटने से हमारे डेफिनेशन तो मान सकते हैं कि हम बहुत चीज़ उसे रट के बता सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड उस पर कोई क्वेश्चन बन गया, वहाँ पर हम लोग बिखर जाते हैं ताश के पत्तों की तरह। तो अब मैं ये सस्पेंस ख़त्म करता हूँ, वापस अब इस सस्पेंस को तोड़ता हूँ और उस मिस्ट्री को ख़त्म करते हुए बताते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को जब हम एनसीईआरटी के बाहर ले जाके पढ़ते हैं तो 2 चैप्टर की कहानी है, चैप्टर 5th एनसीईआरटी और चैप्टर 6th। चैप्टर 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से आपको दिया गया, जिसमें आप मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। बेसिकली आप इसे हम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। और जब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं तो हम इनहेरिटेंस को सेल और मॉलिक्यूल लेवल पे उतर जाते हैं कि मॉलिक्यूल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे आखिर जेनेटिक्स में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हमें एक्सप्रेस हो रही है। तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल जेनेटिक्स पढ़ते थे एनसीईआरटी से अलग, जो साइड बुक्स हम पढ़ते थे या पहले कभी पढ़ा करते थे या अब भी पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स हम के नाम से पढ़ते थे, उसमें 2 पार्ट आते थे, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम एनसीईआरटी में आते हैं तो एनसीईआरटी ने इस पूरी जेनेटिक्स को 2 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर 5th और चैप्टर 6। चैप्टर 5th की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका नाम जो हमारा है चैप्टर का वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और जब हम बात कर रहे होते हैं 6 चैप्टर की, तब हम बात कर रहे हैं इस इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए आज इसी पोर्शन को स्टार्ट करते हैं बगैर देर करे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए बच्चों, जब हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो डील क्या करता है। अब मैं आपको बताऊं, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स टर्म, सबसे पहले एक थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये टर्म सबसे पहले एक बहुत फेमस जेनेटिसिस्ट हैं, विलियम बेटसन, 1906 में इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। और विलियम बेटसन को मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी बोला जाता है इनको, बट अभी हम उस बात पर नहीं आते हैं। विलियम बेटसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, मॉडर्न जेनेटिक्स में। हालांकि अभी हम उस आदमी की बात नहीं कर रहे हैं जो इसका फाउंडर है, जिसने दुनिया को बताया बेसिकली कि एक्चुअली जेनेटिक्स होती क्या है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट में होड़ लगी हुई थी और लोग फेल हो गए थे इस बात को समझने में कि जेनेटिक्स नाम की भी कोई चीज़ है। उस बंदे का नाम 10 से आपको बताया जा रहा है, वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनको हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। बट बात क्लियर कर देता हूँ, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको हम कहा जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो विलियम बेटसन अनडाउटेडली होते हैं। खैर, अभी हम विलियम बेटसन की बात नहीं करते। ये नाम आता है जेनेटिक्स विलियम बेटसन की तरफ से 1906 में। लेकिन जेनेटिक्स पे काम जो शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है 1856 से। यानी दुनिया को लगभग 50 साल, हम ये कह सकते हैं कि 50 साल तक तो ये एक साइंस रही, 50 ईयर्स, जो बहुत मिस्टीरियस रही है, लोगों को पता नहीं था। और जिस आदमी ने इसको काम शुरू किया था वो नाम थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हीं को क्रेडिट जाता है 1856 में इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस करने का।
इन्होंने दुनिया को समझाया कि जेनेटिक्स एक्चुअली होती क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये थी कि इन्होंने जिस टाइम अपनी बात को एक्सप्रेस किया, बहुत सारे रीज़न ऐसे रहे हैं कि उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो मेंडल की बात को समझ ही नहीं पाए, बाउंस कर गई सर के ऊपर से उनकी बात। रीज़न उसका ये था कि मेंडल जो थे वो अपने से 50 साल आगे की बात कर रहे थे, और हुआ ही ऐसा कि वो एक बिटर डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपनी बात बता जाते हैं और 1886 में इनकी डेथ भी हो जाती है। और ये जो मेंडल वर्क था वो शेल्फ में बंद रह जाता है, किसी के सामने एक्सपोजर में नहीं आ पाता। अब एक टाइम आता है 1900 का, जब आपकी 20वीं सदी की शुरुआत होती है। तो 1900 में जैसे ही शुरुआत होती है, यहाँ से बर्थ होती है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। और यहाँ पर 3 साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है कि मेंडल के वर्क को दोबारा से रीडिस्कवर किया है। उसमें नाम आता है हमारा शर्मैक, और आपने एक नाम सुना होगा ह्यूगो डे वरीज और कार्ल कॉरेंस। ये 3 साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डे वरीज एंड शर्मैक, इन तीनों को क्रेडिट जाता है मेंडल्स वर्क को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया और लोगों के सामने लाया कि भाई एक साइंटिस्ट थे जो ये बात बोल रहे थे कि जेनेटिक्स भी कुछ होती है। तब जाके 1906 में विलियम बेटसन ने इस साइंस का नामकरण किया। तो आप सोचिए मेंडल कितने आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी रहे होंगे कि जो बात लोगों को उनके 50 साल के बाद समझ में आ रही है, उन्होंने 50 साल पहले प्रिडिक्शन कर ली थी ऐसा कुछ कहा होगा। अब मेंडल्स ने क्या कहा था, लोगों को क्या समझाया और क्या लोग समझ नहीं पाए, वो पूरी कहानी जेनेटिक्स के अंदर है। तो इसको हम इसी लेक्चर में आगे क्लियर करेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले पहला लेक्चर हमारा होगा हिस्ट्री का, कि जेनेटिक्स की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आगे तक आती है। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि मेरी आदत है, मैं बगैर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ। इसका बच्चों फ़ायदा ये होता है जब आप किसी चैप्टर की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और आप अच्छे से समझ पाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम आपको बताते हैं, जब सेकंड लेक्चर इसका हम लेंगे, वो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, जब जेनेटिक्स पढ़ाते हैं तो ये लेक्चर नहीं पढ़ाते हैं, और ये लेक्चर ना पढ़ाने की वजह से ही बच्चे वीक रह जाते हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने जेनेटिक्स में ये दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ा, आप जेनेटिक्स सारी ज़िंदगी सर मारते रहेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते जेनेटिक्स क्या होती है। वो है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेंडल के ज़माने की जेनेटिक्स कुछ और थी, फिर बेटसन का टाइम आया है, फिर मॉर्गन ने आसमानों पे ले गए जेनेटिक्स को। अलग अलग दौर में जेनेटिक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी। जैसे अगर हमें नॉर्मली जेनेटिक्स पढ़ने जाते हैं तो बच्चे को डीएनए, जीन्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पता होता, तो हम पढ़ेंगे जीन बेसिकली क्या होता है। मेंडल ने फैक्टर उसके लिए टर्म यूज़ करी थी, बाद में पता लगा मेंडल जिसको फैक्टर कह रहे थे वो जीन थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग किसको कहा जाता है, अलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको पहले इस चैप्टर के पढ़ने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं, और जब हम इन टर्म्स को गो थ्रू हो जाते हैं तब हम जेनेटिक की एक्चुअल गहराइयों में उतरते हैं, तब हमें बातें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होती हैं। तो हमारी ये 2 लेक्चर्स होंगे। पहला, आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हमने किस टॉपिक को पढ़ाना है, तो आज हमारा जेनेटिक्स था का हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है। हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, उस वीडियो में आप बने रहिएगा हमारे साथ और बहुत दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जेनेटिक्स की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और फिर एक और वीडियो हम लॉन्च करेंगे, और उस वीडियो में हम जेनेटिक्स के जो टर्मिनोलॉजी है वहाँ से बात शुरू करेंगे। और उसके बाद जो तीसरा लेक्चर आएगा तो रूटीन जो जेनेटिक्स आपकी एनसीईआरटी सिलेबस में दी गई है और क्या मेंडल ने कहानी बताई है, पूरी मेंडल की जेनेटिक्स से, मेंडेलियन जेनेटिक्स से और मॉर्गन की जेनेटिक्स तक पूरी कहानी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग अभी भी लग रहा होगा और आपके अंदर इस बात की जिज्ञासा बनी होगी कि हमें जेनेटिक्स को पढ़ना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम एक अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।